Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is which of the organelle is called as polymorphic cell organelle. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और हमारा नया टॉपिक आज होने वाला है किस सेल ऑर्गेनल को पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, मैं एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू टाइप्स ऑफ लाइसोसोम ऑल्सो एक्सप्लेन हो जाएंगे। साथ साथ में जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे एक एग्जांपल लेंगे, उसमें सारे ये पॉलीमॉर्फिक को भी क्लियर कर देगा और साथ में टाइप्स ऑफ लाइसोसोम को भी क्लियर कर देगा। माई नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन दिस वीडियो। नाउ अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जानने हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मतलब फॉर्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसकी एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकती हैं या मैनी फॉर्म्स हो सकती हैं? तो इसका बेटा आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ लाइसोसोम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। वही एक काम, इसका फंक्शन आज हम पढ़ने भी वाले हैं साथ में इसी पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल को समझने के लिए। नाउ लाइसोसोम इज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको पता है वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और तीसरा कौन सा होता है बेटा? लाइसोसोम, जो कि एनिमल्स में काम करता है। तो कौन सा ऑर्गेनल पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कहलाता है बेटा? इसका आंसर क्या होगा? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। किस बेसिस पे है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एसएसएन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फॉर्म, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है और एक से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल फॉर्म है। जब इसकी एक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती है इसकी फिजियोलॉजिकल फॉर्म भी उसकी उसी की जैसी होती है। फिर जैसे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म बदलती है तो इसकी फिजियोलॉजिकल फॉर्म भी बदल जाती है, जैसे पहली स्टेज में थी। फिर अगर इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म फिर बदलती है तो इसकी बेटा जो है फिजियोलॉजिकल फॉर्म फिर से चेंज हो जाती है। दैट इज़ वाई ये एक से ज़्यादा फॉर्म्स में मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनल को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ पे रीजन आएगा तो रीजन आप बता पाओगे किस बेसिस पे, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फॉर्म देखने को मिलती है लाइसोसोम की। दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। अब इसको समझने के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, विद एग्जांपल करूंगा। आप लास्ट तक वीडियो को देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें एक टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएगा, साथ साथ में टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म होने पे लाइसोसोम के टाइप्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं अंडर द टॉपिक टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। साथ में मैंने एक फंक्शन लिया है। फंक्शन क्योंकि आपको पता है कि बेटा सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जो कि चेक करता है कि मटेरियल जो आया सेल के अंदर वो काम का है या नहीं है, या बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ये चेक करने की एबिलिटी किसके पास है बेटा? लाइसोसोम के पास है। तो अगर ये इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर आए मटेरियल को चेक करेगा और वो मटेरियल अगर बाहर से आया है तो बेटा ये उसकी क्या कर सकता है? हेट्रोफेजी कर सकता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एक फंक्शन है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एक फंक्शन है। उस फंक्शन में दो तरह के हो सकते हैं। एक अपने ही मटेरियल को चेक करना, तो उसमें ऑटोफेजी हो सकता है, और अगर बाहर के मटेरियल को चेक करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोफेजी। तो यहाँ पे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसके हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा आपको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल क्यों है ये, और दूसरा टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो हेट्रोफेजी, हेट्रोफेजी आप समझ गए होंगे बेटा। हेट्रोफेजी इज ए टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। जब कोई चीज़ सेल के अंदर आती है, और सेल के अंदर कब आती है बेटा? सेल कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से आती है? एंडोसाइटोसिस क्यों होता है ये सारा मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा दिया है। और क्यों होता है बेटा? फिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने की वजह से एनिमल्स की मेम्ब्रेन क्या कर सकती है बेटा? एंडोसाइटोसिस कर सकती हैं। और एंडोसाइटोसिस में अगर सॉलिड मटेरियल आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फेगोसाइटोसिस। अगर सॉलिड मटेरियल को अंदर लेती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है बेटा इसको समझाने के लिए। हेट्रोफेजी को एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने। एक एनिमल सेल कंसिडर किया है, दिस इज एनिमल सेल, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें मैंने बाकी ऑर्गेनल्स नहीं दिखाए हैं, मैंने केवल जो काम के ऑर्गेनल्स हैं लाइसोसोम और गोल्जी, ये काम के हैं हमारे लिए इस टाइम पे। न्यूक्लियस भी होगा इसमें, एआर भी होगा, दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, और सारे ऑर्गेनल वो सारे मैंने नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हमें समझना क्या है? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल या टाइप्स ऑफ लाइसोसोम या फिर हेट्रोफेजी।
नाउ देखो, अगर सॉलिड अंदर आया है तो आपको पता है जब सेल एंडोसाइटोसिस करती है तो अंदर ले जाने के लिए क्या करेगी, फ्लूइडिटी होने की वजह से इसके चारों तरफ वेसाइकिल बना देगी, कि मेम्ब्रेन बना देगी। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सेल के अंदर जाने के बाद क्या कहलाएगा, फैगोजोम। इसने सेल के अंदर जो है जाने के बाद एक यहाँ पे फैगोजोम बन जाता है या हेट्रोजोम। तो सेल का अपना कंपोनेंट नहीं है, उसमें बाहर का कोई कंपोनेंट आया है और सेल ने इसको अंदर एंडोसाइटोसिस कर लिया है, इंगल्फ कर लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फैगोजोम। ठीक है, फैगोजोम बोला जाएगा। अब जैसे ये हुआ होगा बेटा, ये मैसेज पहुंच चुका होगा यहाँ पे गोल्डी सिस्टर्नी जो कि बना रही थी लाइसोजोम को, लेकिन लाइसोजोम जो बने थे पहले बेटा गोल्डी सिस्टर्नी से, गोल्डी सिस्टर्नी की हेल्प से जो लाइसोजोम का फॉर्मेशन हुआ था और ईआर की हेल्प से, ये मैंने बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोजोम में आपको समझा दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्राइमरी लाइसोजोम बनेंगे बेटा जो यहाँ पे इनके अंदर एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम कब होंगे बेटा, जब pH 6 होगी। ये मैंने एक्टिवेशन ऑफ लाइसोजोम कैसे होता है इसमें समझा दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप देख लेना, मैंने अलग अलग वीडियोस बना करके आपको डिटेल में समझाए हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम एक्टिव नहीं है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। पीएच कितनी होगी एंजाइम की, 6, लेकिन आपको पता है एक्टिव कब होते हैं बेटा, pH 5 पे। तो इनएक्टिव फॉर्म है, तो अभी केवल स्टोर्ड फॉर्म में है एंजाइम, इसलिए इसको हम लाइसोसोम क्या बोलते हैं बेटा, इसका प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, स्टोरेज लाइसोसोम। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम स्टोरेज लाइसोसोम। एंजाइम किस फॉर्म में बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में है, एंजाइम अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। नाउ इसके बाद में अगर आप देखते हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, फैगोजोम के साथ कांटेक्ट में आएगा बेटा, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, इसको इंगल्फ कर लेगा, इसको सराउंड कर लेगा चारों तरफ से। अगर इसने फैगोजोम को सराउंड कर लिया तो ये प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या है, पीएच चेंज हो गया होगा। pH 6 जो था pH 6 से 5 पे ला दिया गया होगा, क्योंकि प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं बेटा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में वो काम करेंगे और ये प्रोटॉन्स को साइटोप्लाज्म से अंदर लेके आएंगे, तो pH कम होना शुरू हो जाएगी, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे लाइसोसोम के अंदर, और साइटोप्लाज्म से जो आए प्रोटॉन्स थे उन्होंने pH को 6 से 5 पे लाने का काम किया है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है एक्टिव हो जाएंगे pH 5 होते ही। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्टिव होने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम, इसका नाम क्या बन जाएगा, जब इसने फ्यूजन कर लिया है फैगोजोम के साथ और एंजाइम हो गई इसकी एक्टिव, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसलिए यहाँ पे इसका नाम, क्योंकि ये डाइजेशन शुरू कर देगा, जो मटेरियल यहाँ पे था उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। लाइसोसोम के एंजाइम जो एक्टिव होंगे बेटा, तो वो कार्बोहाइड्रेट को भी खा सकते हैं, प्रोटीन को भी खा सकते हैं, लिपिड को भी खा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को भी खा सकते हैं। तो हर तरह के वहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो एक्टिव हो जाएंगे, तो बेटा इसलिए डाइजेशन करना शुरू करेंगे। तो इसलिए सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम क्या होगा बेटा, डाइजेस्टिव लाइसोसोम हो जाएगा इसका नाम। इसके अलावा बेटा हेट्रोफैगोसोम, ये अपने मटेरियल के लिए नहीं बना, ये बाहर के मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बना, इसलिए इसका नाम क्या जाएगा बेटा, हेट्रोफैगोसोम। तो ये सारे नाम सेकेंडरी लाइसोसोम के हैं बेटा। क्यों हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब ये इनएक्टिव फॉर्म में था तो इसका नाम प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज लाइसोसोम था, लेकिन जैसे ही इसकी pH 6 से 5 पे गई तो ये एक्टिव हो गई इसके एंजाइम, तो इसका नाम क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसका दूसरा नाम क्या बन गया बेटा, डाइजेस्टिव लाइसोसोम, और इसका नाम क्या कह सकते हैं, हेट्रोफैगोसोम। ये बाहर के मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। नाउ इसके बाद में जो इसको लगा कि बेटा इसके पास कुछ यूज़फुल मटेरियल था, यहाँ पे बाहर से आए मटेरियल में भी जो काम का था, जो सेल के लिए यूज़फुल हो सकता है, वो थोड़ा बहुत मटेरियल, यूज़फुल मटेरियल सेल ने अपने लिए रख लिया है, उसको निकाल लिया है। बाकी सारे मटेरियल को जो बच गया, जो वेस्ट था, उसको बेटा पैक कर दिया है। और अब सेकेंडरी लाइसोसोम से इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, जो वेस्ट मटेरियल था, जो यूज़फुल नहीं रहा, उस सबको पैक कर देगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी से अब टर्सरी लाइसोसोम। तो ये टर्सरी लाइसोसोम कहलाएगा। इसका एक और नाम बेटा टीलो लाइसोसोम, टीलो का मतलब होता है एंड लास्ट में जो बना है, सेकेंडरी के बाद जो बना है, इसको क्या बोलेंगे, टीलो लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम। इसके बाद इसका नाम एक और दिया हुआ है बेटा, रेजिडुअल बॉडीज, क्योंकि इसमें जो रेजिडुअल बच गया, जो वेस्ट बच गया, जो काम का नहीं है सेल के लिए, सेल को हार्म कर सकता है, वो सारा टर्सरी लाइसोसोम की फॉर्म में पैक किया गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल बॉडीज भी टर्सरी लाइसोसोम का ही नाम है। अब आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन की वही प्रॉपर्टी जिससे अंदर ले गया था, अब एक्सोसाइटोसिस करने में हेल्प करेगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, क्यों होती है, सारा मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। फ्लूइडिटी की वजह से क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, या ई फाजी, अंदर खाया तो इसको फाजी और बाहर ले गया तो ई फाजी। तो जो वेस्ट मटेरियल था, जो काम का नहीं था, उसको बाहर फेंकने का काम करेंगे यहाँ पे। तो बेटा आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, एक ही लाइसोसोम था, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसका नाम क्या था बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज लाइसोसोम। जब ये फैगोसोम में कांटेक्ट में आया तो इसके एंजाइम्स एक्टिव हो गए, pH 5 हो गई, तो एंजाइम एक्टिव होने से उन्होंने डाइजेशन स्टार्ट किया, तो इसका नाम बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव लाइसोसोम बोलेंगे बेटा। इसके अलावा इसका नाम क्या बन जाएगा, हेट्रो
फेगोसोम बन जाएगा बेटा। इसके अलावा जो है यहाँ पे जब इसने सारा काम कर दिया, यूजफुल मटेरियल को काम का जो था बाहर निकाल लिया, और जो काम का नहीं था वेस्ट मटेरियल जो था बेटा उसको पैक कर दिया है, उसको क्या बना दिया है, टर्सरी लाइसोसोम या टीलो लाइसोसोम, या इसे क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडीज। और फाइनली जो मटेरियल बचा था बेटा उसको एक्सोसाइटोसिस कर देगा, एफाजी बाहर निकालने का काम करेगा। अब आप खुद एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं घर में कोई मान लो किसी के चोर घुस गया है, चोर चोरी करने के लिए आया लेकिन पकड़ा गया। अब जब तक घर वालों को पता लगा कि चोर घुस गया है तो घर वालों ने चोरी चुपके से उसको दब के पकड़ लिया। अब चोर जो है अपनी चोरी करने आया था, लेकिन अब चोरी पकड़ी गई है और घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो चोर तो पकड़ा जाएगा। साथ में उन्होंने सोचा कि चोर के पास कोई चीज़ है, मानो चोर के पास कुछ पैसे थे या फिर कोई ऐसे गहने थे, तो वो उसके उठा के रख लिए, क्योंकि चोर ये तो नहीं कह सकता कि इन घर वालों ने मेरे साथ चोरी कर ली, क्योंकि वो खुद चोरी करने आया था, तो पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, जो यूज़फुल मटेरियल था सेल ने बेटा वो बाहर अपने निकाल के रख लिया, और चोर को जो है वापस से पैक करके जो है किसको दे दिया, पुलिस को दे दिया। तो चोर अपने ऊपर आरोप तो लगाने से रहा, ठीक है। तो इसलिए आरोप जो होंगे वो चोर के ऊपर ही लगेंगे क्योंकि वो दूसरे घर की टेरिटरी में घुसा था। तो सेम यहाँ पे हुआ है सॉलिड के साथ में, जो यहाँ पे आया था अंदर सेल के अंदर, यहाँ पे डाइजेशन हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ है, यूजफुल मटेरियल कुछ सेल के अंदर रह गया और बाहर सारा वेस्ट मटेरियल जो था वो बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पे इस तरह से लाइसोसोम बेटा हेट्रोफेजी करता है। जब ये हेट्रोफेजी करता है तो बेटा इसकी फॉर्म्स बदल रही हैं। कौन सी फॉर्म, पहले प्राइमरी आती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर टर्सरी आती है। तो हमने कहा था मॉर्फोलॉजिकल, ये दिखने में देखो अलग अलग हो गया है। पहले जब इनएक्टिव है तो प्राइमरी, जब एक्टिव हुआ सेकेंडरी, डाइजेशन करने लगा सेकेंडरी, जब कंप्लीट हो गया डाइजेशन पैक कर दिया तो क्या बच गया बेटा, टर्सरी। तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स अलग हो गई हैं और फिजियोलॉजी भी बदल गई है बेटा। प्राइमरी में इनएक्टिव है एंजाइम, सेकेंडरी में एक्टिव हो गए हैं, टर्सरी में फिर से क्या हो गया, पैक हो गया वेस्ट मटेरियल और इसलिए टर्सरी बन गया। तो इसकी फिजियोलॉजिकल फॉर्म भी बदल रही है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म भी बदल रही है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। क्या कहलाता है बेटा, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। तो अब आंसर कह देंगे बेटा लाइसोसोम, और क्यों करता है ये भी आपको समझ में आ गया। इवन आपको टाइप्स ऑफ लाइसोसोम भी समझ में आ गए होंगे, और हेट्रोफेजी जो हमने पढ़ा इसका एक फंक्शन जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर आता है, तो वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।